What is open market operations and why do Reserve Bank of India or any central bank in the world conduct open market operations? ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस है क्या और दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट क्यों करते हैं? अगर इससे पहले आपने नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू इंडियाज ओनली डेडिकेटेड प्रोफेशनल बैंकिंग एंड लैटरल एंट्री एग्जाम प्लेटफॉर्म नॉलेजिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ओएमओ ओएमओ रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है बॉन्ड्स या फिर जिसे हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज, यानी कि लंबे समय के लिए जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है उसे डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो कभी कभार जब बॉन्ड इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 10 साल के लिए, मगर बीच बीच में अपने बॉन्ड को बायबैक कर लेता है पब्लिक से। ऐसा क्यों करता है? जो एक्सेस मनी है पब्लिक के पास सर्कुलेशन में है, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए करता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएमओ इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड द एक्सेस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। और एक्सेस लिक्विडिटी से क्या दिक्कत होता है बैंकिंग सिस्टम में? एक्सेस लिक्विडिटी से ये दिक्कत होता है कि एक्सेस आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ओएमओ करना पड़ता है। यू गॉट इट? चलिए मैं आगे के स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When RBI purchases government securities in the open market, it injects money into the banking system, thereby increasing the liquidity. जब आपके पास आपने पहले से बॉन्ड लेके रखा है 30 साल के लिए, तो आपको अगर अचानक से प्री मैच्योरली एक अच्छा इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड को ब्रेक करने का मौका मिलेगा और आप कर लेंगे, तो क्या होगा? आप बॉन्ड बेच देंगे आरबीआई को और आपके पास पैसा आ जाएगा। जो पैसा आपका ब्लॉक था, 30 साल तक नहीं आने वाला था आपके पास, आपके हाथ में, वो अचानक से आपके पास आने लगेगा। तो इससे क्या होगा? आप जैसे लोगों के पास या फिर हम जैसे लोगों के पास जब पैसा आने लगेगा, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि मनी सप्लाई बैंकिंग सिस्टम में बढ़ जाएगा। इतना सारा पैसा हम करेंगे क्या? क्या करेंगे हम इतने सारे पैसों का? हम बैंक में जाके एफडी कर देंगे। हम और आप जैसे आम आदमी तो यही करता है, एफडी कर देगा। तो एफडी करने पर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। इससे जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक मैनेज हो जाए। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो बाय करने पर होता है। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है तब क्या होता है? चलिए देखते हैं। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस लिक्विडिटी व्हिच लीड्स टू द रिडक्शन इन मनी सप्लाई। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो सेल करता है, यानी कि नया बॉन्ड इशू करता है या फिर पुराना किसी बॉन्ड को अगर वो ऑक्शन करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? हम और आप खुशी के मारे इससे उससे उधारी लेके अपना एफडी वेफडी तोड़ के सारा पैसा आरबीआई को दे के बॉन्ड खरीद लेते हैं हायर इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा सारा पैसा चला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या फिर बैंकिंग सिस्टम में लॉक हो जाता है कहीं पे जहां से हम बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो स्क्वीज हो जाता है, पैसा इन सर्कुलेशन कम रहता है। ठीक है, आप 10,000 लेके जाते हैं मार्केट को, कोई अच्छा सा मोबाइल देख लिया, खरीदना नहीं था बट खरीद लिया, पैसा आपका कम हो गया। ठीक है, जो खर्चे के लिए आपने रखा था पॉकेट मनी वो कम हो गया। सो दैट इज द स्क्वीजिंग ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द मार्केट। ओएमओ operations carried out by RBI through various instruments such as repo, reverse repo and outright purchase sale of securities। ये सब इंस्ट्रूमेंट से ओएमओ का भी ऑपरेशंस होता है। रेपो रेट बढ़ने बढ़ने घटने पर भी मनी सप्लाई को चेक किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? समटाइम्स साइमल्टेनियसली बाय एंड परचेज होता है, यानी कि 20 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर दिया। इससे जो लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई है वो चेक हो जाता है। कभी कभी लगता है कि 4-5 साल के बाद एक्सेस पैसा हो जाएगा और अभी इमीडिएटली पैसा कम है, तो उसको दो डिफरेंट टेनर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बाय एंड परचेज, सेल एंड परचेज किया जाता है। ठीक है, these operations are used to absorb the short term interest rates in market and influence the borrowing and lending rates in the economy। ज्यादा पैसा हो जाने पर
ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा बेसिकली, क्योंकि लोगों का डिमांड है, लोग चाहते हैं अपना पैसा रखने के लिए, ठीक है? जब कोई अपना डिपॉजिट लेके बैंक में नहीं जाएगा, बैंक मजबूरन डिपॉजिट के रेट बढ़ाएँगे, तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोइंग रेट्स ये सब मैनेज हो जाता है। ओवरऑल ओएमओ इज़ एन इम्पोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू रेगुलेट the money supply in the economy and to maintain the financial stability और financial stability भी maintain होता है। इससे समझ में आया? होपफुली आपको ये concept समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो larger impact है क्या है? This can change the amount of money and credit available in the economy and affect certain economic factors such as unemployment, output and the costs of गुड्स एंड सर्विसेज। तो ओएमओ से बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी या फिर घटता है अनएम्प्लॉयमेंट, सर्विस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सब में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है? और इसके साथ मुझे लगता है एक ब्रीफ सेशन में मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस, किस तरह से एक्सेस मनी को मार्केट से स्क्वीज किया जाता है, कम किया जाता है या फिर मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है, मैंने आपको समझा दिया। अगर अब तक आपने नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब इंडिया's ओनली डेडिकेटेड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। एंड in any exam in lateral entry segment, 90% students are belong to knowledge. Thanking you all again for your love, support and time. Thank you.